अगर आप सोचते हैं कि देश में पेपर लीक की घटना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है या कुछ हजार लाख का घोटाला है, तो आप गलत हैं। ये एक लाखों करोड़ों का ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है देश में, लेकिन इसकी परत दर परत खुलनी अभी बाकी है। और जितना राज खुला है, आज तक तो बस झांकी है। ये वो क्राइम सिंडिकेट है जिससे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और प्राइवेट सेक्टर सबके हाथ रंगे दिख सकते हैं देश के युवाओं के खून से। आज जब देश में छात्रों का पेपर लीक संसद से सड़क तक संग्राम का सबब बन गया है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया है कि इंडिया का पेपर लीक बाजार कितना बड़ा है। इंडिया में एजुकेशन पेपर लीक किसी के लिए एक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का बिजनेस कार्टेल बन गया है, तो करोड़ों युवाओं के लिए यह है जिंदगी और मौत का सवाल। लेकिन इस मुद्दे की गहराई तक जाने से पहले एक सबसे जरूरी सवाल, कितना बड़ा है यह नेटवर्क और कैसे यह ऑपरेट करता है। कैसे इंडिया का एग्जाम पेपर लीक बाजार एक ऐसा करोड़ों का व्यापार बना दिया गया है जहां सिस्टम ऊपर से नीचे तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। सुबह 4:15 की दो तस्वीरें। राजस्थान में उदयपुर के पास एक बस सड़क पर आगे बढ़ रही है। बस किसी धार्मिक यात्रा पर नहीं जा रही, उसमें कोई शादी की बारात भी नहीं है। उस बस में बैठे हैं सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवार। पुलिस बस को रोकती है, जांच होती है और सामने आता है बस के अंदर करीब 40 कैंडिडेट्स को उस परीक्षा के कथित लीकेज क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ाए जा रहे थे, जो कुछ घंटों बाद एग्जाम होने वाली थी। प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अनुसार इस नेटवर्क ने हर कैंडिडेट से लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक मांगे थे। बस से कैंडिडेट्स और अलेज्ड पेपर सप्लायर्स पकड़े गए। बाद में एक होटल से भी कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया। अब इसी सुबह, इसी 4:15 की दूसरी तस्वीर देखिए। किसी छोटे शहर के एक छोटे से मकान में एक लड़का अलार्म बंद करता है। उसका नाम हम अमन मान लेते हैं। यह लड़का अमन 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। उसके पिता अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स से कोचिंग की फीस दे रहे हैं। मां रोज सुबह चाय बनाकर जगाती है। परिवार ने घर में शादियां टाल दी हैं, खर्चे रोक दिए हैं और रिश्तेदारों के सवाल सुनने बंद कर दिए हैं। उसी समय एक बस में बैठे दूसरे उम्मीदवार उन आंसर्स को याद कर रहे हैं जिनके लिए उनसे लाखों रुपए मांगे गए हैं। एक तरफ 3 साल की मेहनत, दूसरी तरफ 3 घंटे के लीक्ड इंफॉर्मेशन और कुछ घंटे बाद दोनों को एक ही परीक्षा कक्ष में बैठना है। यहीं से इस कहानी का असली सवाल शुरू होता है। क्या भारत में पेपर लीक अब कुछ करप्ट कर्मचारियों की अकाजनल चोरी तक ही सीमित है? नहीं, ये डिमांड, प्राइसिंग, मिडिलमैन, टेक्नोलॉजी, इनसाइडर एक्सेस और कमजोर प्रोसिक्यूशन से चलने वाला एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मार्केट बन चुका है। क्या यह पेपर लीक सचमुच मल्टी मिलियन बिजनेस है? यहां सबसे पहले एक फैक्ट चेक जरूरी है। भारत में पेपर लीक इकोनॉमी का कोई ऑडिटेड नेशनल टर्नओवर कैलकुलेट नहीं होता है। यह किसी जीडीपी का कोई ऑफिशियल कॉलम में दर्ज नहीं होता है। कोई विश्वसनीय सरकारी रिपोर्ट यह नहीं बताती कि हर साल पेपर लीक से कुल 500 करोड़, 5000 करोड़ या 10,000 करोड़ कमाए जाते हैं। इसलिए पूरे देश के पेपर लीक मार्केट को किसी एक अनुमानित संख्या में बताना स्पेकुलेशन होगा। लेकिन इंडिविजुअल केसेस की डॉक्यूमेंटेड प्राइसिंग हमें इस मार्केट की इकोनॉमिक्स समझने का एक पर्याप्त आधार देती है। राजस्थान के इसी मामले में करीब 40 पकड़े गए कैंडिडेट्स से 8 से 10 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार मांगे जाने की बात सामने आई। यदि केवल इन 40 कैंडिडेट्स को कोटेड प्राइस से भी जोड़ें तो संभावित ग्रॉस कलेक्शन बनती है 40 इंटू 8 लाख, मतलब 3 करोड़ 20 लाख, और ऊपरी स्तर पर 40 इंटू 10 लाख, इसका मतलब हुआ 4 करोड़। यह 3-4 करोड़ की कंफर्म्ड रिकवरी नहीं है। यह ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज कैंडिडेट काउंट और कोटेड प्राइस के आधार पर निकाला गया एक रफ एस्टिमेट है। लेकिन यह एस्टिमेट दिखाता है कि केवल एक बस, एक परीक्षा
और कैंडिडेट्स के एक छोटे बैच की संभावित बुकिंग वैल्यू ही उसे 3 से 4 करोड़ रुपए का इकॉनमी बना रही है। इसलिए सवाल का ईमानदार जवाब है हां, इंडिविजुअल एग्जामिनेशन लेवल पर पेपर लीक निश्चित रूप से मल्टी मिलियन रुपए और कई मामलों में मल्टी करोड़ क्रिमिनल बिजनेस बन जाता है। लेकिन यह एक सिंगल कंपनी नहीं है, यह ज्यादा हद तक एक नेटवर्क क्रिमिनल मार्केट प्लेस है। हर परीक्षा के लिए एक टेम्पररी सप्लाई चेन बनाई जाती है। परीक्षा खत्म होती है, नेटवर्क बिखर जाता है और अगली परीक्षा में कुछ पुराने तथा कुछ नए लोग फिर जुड़ जाते हैं। इस बाजार की डिमांड कहां से आती है? किसी भी इल्लीगल मार्केट को समझने के लिए पहले उसकी डिमांड समझनी पड़ती है। पेपर लीक की डिमांड केवल लोग बेईमान हैं कह देने से नहीं समझी जा सकती। भारत में सरकारी नौकरी या प्रोफेशनल कॉलेज सीट केवल नौकरी या एडमिशन नहीं है, यह कई परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा है। एक सरकारी नौकरी का अर्थ हो सकता है स्थिर मासिक आय, हेल्थ और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, शादी के बाजार में बेहतर स्थिति, परिवार के कर्ज चुकाने की क्षमता और कई बार पूरे परिवार का सामाजिक दर्जा बदल जाना। इसलिए एक वैकेंसी की परसीव्ड लाइफ टाइम वैल्यू उम्मीदवार की नजर में लाखों नहीं, कई बार करोड़ों रुपए के बराबर हो सकती है। एक मीडिया ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन ने 5 वर्षों के दौरान 15 राज्यों में कम से कम 41 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लीक्स दर्ज किए। इन परीक्षाओं के लिए करीब 1,40,00,000 एप्लीकेशंस आई थी, जबकि उपलब्ध पदों की संख्या करीब 1,04,000 ही थी। मतलब कि औसतन लगभग हर एक पोस्ट के लिए 135 एप्लीकेशंस। यही स्कार्सिटी पेपर लीक मार्केट की पहली फ्यूएल है। जब एक कैंडिडेट 4 वर्ष की तैयारी कर रहा हो, एज लिमिट के आखिरी अटेम्प्ट पर हो और परिवार कोचिंग, किराया तथा परीक्षा यात्राओं पर अपनी सेविंग खर्च कर चुका हो, तब अपराधी उसके सामने केवल क्वेश्चन पेपर नहीं बेचता, वो उसे सर्टेनिटी बेचता है। वो कहता है बाकी लोग लक पर हैं, तुम्हारे पास गारंटेड एडवांटेज होगा। यही इस मार्केट की सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल सेल्स पिच है। कुछ कैंडिडेट्स जानबूझकर खरीदते हैं, कुछ को कोचिंग या मिडिलमैन यह कहकर फंसाता है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। कुछ को बताया जाता है कि पेमेंट सिलेक्शन के बाद करनी है और कुछ परिवार मान लेते हैं कि वे रिश्वत नहीं, अपने बच्चे के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस ट्रांजैक्शन की कीमत केवल पैसे में नहीं चुकाई जाती, उसकी कीमत अमन जैसे लाखों ऑनेस्ट कैंडिडेट्स अपने खोए हुए अटेम्प्ट्स, बढ़ती उम्र और टूटते विश्वास से चुकाते हैं। पेपर लीक नेटवर्क कैसे ऑपरेट करता है? पेपर लीक को अक्सर ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई हैकर कंप्यूटर में घुसा और पीडीएफ चुरा ली। रियलिटी में नेटवर्क कहीं ज्यादा लेयर्ड दिखाई देता है। इसे हम 6 लेयर में समझते हैं। पहला लेयर, परीक्षा के सबसे वीक पॉइंट की पहचान। एक एग्जामिनेशन पेपर कई स्टेजेस से गुजरता है। क्वेश्चन सेटिंग, मॉडरेशन, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रांग रूम स्टोरेज, एग्जामिनेशन सेंटर और फाइनली कैंडिडेट तक डिलीवरी। नेटवर्क को पूरी व्यवस्था तोड़ने की जरूरत नहीं होती, उसे केवल एक वीक नोड चाहिए। वो नोड कोई प्रिंटिंग एम्प्लॉय हो सकता है, कोई लॉजिस्टिक्स वर्कर, कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, कोई परीक्षा कोऑर्डिनेटर, कोई आउटसोर्स्ड आईटी वेंडर या ऐसा अधिकारी जिसे पासवर्ड, सील, पैकेट या स्ट्रांग रूम तक लेजिटिमेट एक्सेस प्राप्त हो। अपराधी अक्सर सिक्योरिटी सिस्टम को बाहर से हैक नहीं करता, वो उस व्यक्ति को खरीदता है जो पहले से सिस्टम के अंदर है। दूसरा लेयर, इनसाइडर एक्सेस। नीट यूजी 2024 की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में झारखंड के एक एग्जामिनेशन सेंटर के प्रिंसिपल, जो सिटी कोऑर्डिनेटर भी थे, और वाइस प्रिंसिपल, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, उन्हें कॉन्स्पिरेसी में आरोपी बनाया गया। सीबीआई के अनुसार पेपर को सेंटर से निकालने और क्रिमिनल नेटवर्क तक पहुंचाने में इनसाइडर्स की भूमिका थी।
जांच में जर्नलिस्ट, मिडिलमैन, कैंडिडेट्स, सॉल्वर गैंग्स और इम्पर्सनेटर्स तक अलग अलग लेयर्स सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई मटेरियल में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठे। कोर्ट ने हजारीबाग और पटना में लीक होने को अनडिस्प्यूटेड माना, हालांकि उपलब्ध एविडेंस के आधार पर उसे नेशन वाइड सिस्टमिक ब्रीच साबित नहीं माना गया। यानी राष्ट्रीय स्तर पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन यदि किसी एक सेंटर का जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क का हिस्सा बन जाए तो वही व्यक्ति सिक्योरिटी चेक पॉइंट को एंट्री गेट में बदल सकता है। तीसरा लेयर, पेपर को प्रोडक्ट में बदलना। रॉ क्वेश्चन पेपर अपराधी के लिए तभी उपयोगी है जब उसे जल्दी सॉल्व किया जा सके। इसलिए नेटवर्क में केवल करप्ट ऑफिशियल नहीं होते, उसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और सॉल्वर टीम्स भी चाहिए। मेडिकल एंट्रेंस पेपर है तो मेडिकल स्टूडेंट्स या कोचिंग फैकल्टी, इंजीनियरिंग पेपर है तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या स्पेशलाइज्ड टीचर्स, रिक्रूटमेंट एग्जाम है तो जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के अलग अलग एक्सपर्ट्स। पेपर मिलने के बाद लिमिटेड टाइम में आंसर की तैयार की जाती है। सीबीआई ने नीट इन्वेस्टिगेशन में एमबीबीएस स्टूडेंट्स और अन्य सॉल्वर्स की भूमिका का उल्लेख किया। साथ ही बेनिफिशियरीज और इंपर्सनेटर्स की पहचान की गई। यहां नेटवर्क का स्ट्रक्चर किसी इलीगल प्रोडक्शन यूनिट जैसा हो जाता है। पेपर एक्सेस करने वाला व्यक्ति सप्लायर है, सॉल्वर टीम प्रोसेसर है, मिडिलमैन डिस्ट्रीब्यूटर है और कैंडिडेट कस्टमर। चौथा लेयर, होलसेल से रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन। पेपर लीक नेटवर्क आमतौर पर सीधे हजारों कैंडिडेट्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर नहीं भेजना चाहता। ऐसा करने से पेपर वायरल हो जाएगा, एक्सक्लूसिविटी खत्म होगी और डिटेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्ड सर्किल्स में किया जाता है। एक सेंटर ऑपरेटर रीजनल हैंडलर्स को एक्सेस बेच सकता है। रीजनल हैंडलर लोकल कोचिंग एजेंट या नोन कॉन्टैक्ट के माध्यम से कैंडिडेट्स चुनता है। कैंडिडेट से एडवांस, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, चेक, कैश या सिलेक्शन के बाद पेमेंट का प्रॉमिस लिया जा सकता है। सीबीआई के एक पुराने आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन केस में एक कैंडिडेट की मां द्वारा मिडिलमैन को 5 लाख का चेक दिए जाने की बात सामने आई थी। इन्वेस्टिगेशन में डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, एक प्राइवेट कोचिंग टीचर और मिडिलमैन की अलेज्ड चेन सामने आई। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि ट्रांजैक्शन हमेशा किसी अंधेरी गली में कैश सूटकेस से नहीं होता। कई बार परिवार, कोचिंग कॉन्टैक्ट और सरकारी इनसाइडर एक ही चेन के अलग हिस्से होते हैं। पांचवा लेयर, कैंडिडेट मैनेजमेंट। लीक्ड मटेरियल केवल भेज देना पर्याप्त नहीं है। नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना होता है कि बायर आंसर याद कर ले, पेपर आगे फॉरवर्ड ना करे और परीक्षा के समय पकड़ा ना जाए। इसलिए कई केसेस में कैंडिडेट्स को किसी होटल, फार्म हाउस, रेंटेड रूम या मूविंग व्हीकल में इकट्ठा किए जाने की खबरें आती हैं। राजस्थान की इंटरसेप्टेड बस इसी तरह के कैंडिडेट मैनेजमेंट मॉडल का डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल है। उम्मीदवारों को एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अलेजडली पेपर और आंसर समझाए जा रहे थे। इस मॉडल में सेलर कैंडिडेट्स पर भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि यदि कोई बायर पेपर वायरल कर देता है तो परीक्षा कैंसिल हो सकती है और पूरा प्रोडक्ट वर्थलेस हो जाएगा। पेपर लीक मार्केट में सीक्रेसी केवल पुलिस से बचने के लिए नहीं होती, सीक्रेसी प्रोडक्ट की कॉमर्शियल वैल्यू बचाने के लिए भी होती है। छठा लेयर, मनी ट्रेल और प्रोटेक्शन। कलेक्शन के बाद पैसा नेटवर्क की अलग अलग लेयर्स में बढ़ता है। इनसाइडर का हिस्सा, पेपर हासिल कराने वाले ऑपरेटर का हिस्सा, सॉल्वर टीम का पेमेंट, रीजनल हैंडलर का कमीशन, कैंडिडेट रिक्रूटर का हिस्सा, सेफ हाउस, व्हीकल और कम्युनिकेशन का खर्च और कई मामलों में लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के अलग खर्च। यही कारण है कि केवल कैंडिडेट को डिवार करना काफी नहीं है। जब तक मनी ट्रेल, असेट्स और अल्टीमेट बेनिफिशियरीज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं पहुंचती,
तब तक अगली परीक्षा के लिए वही कैपिटल और कॉन्टैक्ट्स फिर से इस्तेमाल हो सकते हैं। राजस्थान मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान 43 लाख से अधिक मूल्य की प्रॉपर्टी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के इक्विवेलेंट वैल्यू के रूप में अटैच करने की कार्रवाई की। पेपर लीक के इस साम्राज्य को एक केस स्टडी से समझते हैं। नीट 2024 और लोकल लीक का नेशनल डैमेज पर ही अगर नजर डाल दें तो नीट यूजी 2024 में करीब 23 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हजारीबाग और पटना में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। सीबीआई मटेरियल के अनुसार उस स्टेज पर लगभग 155 कैंडिडेट्स संभावित बेनिफिशियरीज के दायरे में बताए गए थे, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि उपलब्ध एविडेंस से नेशन वाइड सिस्टमिक ब्रीच साबित नहीं हुआ और इसलिए सभी कैंडिडेट्स के लिए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दिया गया। यह डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ लीक को डिनाई नहीं किया गया, दूसरी तरफ पूरे देश के हर कैंडिडेट को बेनिफिशियरी भी नहीं माना गया। बाद की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में डोजन्स ऑफ अरेस्ट हुए। सितंबर 2024 तक सीबीआई ने 48 अरेस्ट की जानकारी दी थी। नवंबर तक कुल 45 एक्यूज्ड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने की बात कही गई, जिनमें अलेज्ड बेनिफिशियरीज, सॉल्वर्स और इंपर्सनेटर्स शामिल थे। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि बेनिफिशियरीज संख्या में कुल कैंडिडेट्स के मुकाबले सीमित भी हों तो क्या डैमेज भी सीमित होता है? नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक गलत सिलेक्शन केवल एक व्यक्ति को फायदा नहीं देता, वो किसी दूसरे ऑनेस्ट कैंडिडेट को कट ऑफ से बाहर करता है। रैंक बेस्ड एग्जामिनेशन जीरो सम कंपटीशन है। एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट की आर्टिफिशियल रैंक किसी दूसरे डिजर्विंग कैंडिडेट का वास्तविक अवसर समाप्त कर सकती है और नेशनल ट्रस्ट के स्तर पर डैमेज बेनिफिशियरीज की संख्या से कहीं बड़ा होता है, क्योंकि लाखों कैंडिडेट्स के मन में यह शक पैदा हो जाता है, क्या जो मुझसे आगे निकला वो मुझसे ज्यादा मेरिट रखता था या उसके पास पेपर था? यही पेपर लीक का सबसे बड़ा सोशल डैमेज है। यह केवल रिजल्ट को नहीं, लेजिटिमेट सक्सेस को भी सस्पेक्ट बना देता है। सवाल यह भी उठता है कि टेक्नोलॉजी के बावजूद 2026 में परीक्षा क्यों दोहरानी पड़ी? पेपर लीक के बाद इंडिया में एक रूटीन रिएक्शन की आदत बन चुकी है। अगली बार ज्यादा सीसीटीवी लगाइए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराइए, इंटरनेट जैमर लगा दीजिए, पेपर व्हीकल पर जीपीएस ट्रैकर लगा दीजिए। 2026 के नीट एग्जामिनेशन से पहले एनटीए ने ऐसे कई सिक्योरिटी मेजर्स गिनाए थे। जीपीएस ट्रैक्ड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, यूनिक वाटरमार्क आइडेंटिफायर्स, एआई असिस्टेड सीसीटीवी मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और 5G जैमर्स। फिर भी 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा को एनटीए ने इन्वेस्टिगेटिव इनपुट्स के बाद कैंसिल कर दिया और मामला सीबीआई को रेफर किया। बाद में 21 जून को नेशन वाइड री एग्जामिनेशन कराई गई। करीब 20 लाख कैंडिडेट्स ने 5,440 सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा दी। यह एपिसोड एक अनकंफर्टेबल सच दिखाता है। हमारी एग्जामिनेशन सिक्योरिटी का बड़ा हिस्सा कैंडिडेट को सस्पेक्ट मानकर बनाया गया है। कैंडिडेट्स के शूज चेक होंगे, बायोमेट्रिक होगा, जैमर लगेगा, सीसीटीवी कैंडिडेट पर रहेगा। लेकिन यदि थ्रेट क्वेश्चन पेपर के कैंडिडेट तक पहुंचने से पहले अर्थात अपस्ट्रीम सप्लाई चेन में हो तो एग्जामिनेशन हॉल का जैमर उसे नहीं रोक सकता। यह वैसा ही है जैसे बैंक लॉकर के ग्राहक की 5 बार तलाशी हो, लेकिन लॉकर की मास्टर की रखने वाले एम्प्लॉय की इंटेग्रिटी कभी ऑडिट ना की जाए। टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी करप्ट इनसाइडर को ऑटोमेटिकली ऑनेस्ट नहीं बनाती। वाटरमार्क तभी काम करेगा जब उसकी मैपिंग सुरक्षित हो। जीपीएस तभी उपयोगी होगा जब रूट और एक्सेस लॉक्स इंडिपेंडेंटली मॉनिटर्ड हों। सीसीटीवी तभी मीनिंगफुल होगा जब फुटेज टेम्पर प्रूफ हो और एनोमली पर रियल टाइम एक्शन हो। सिक्योरिटी डिवाइस खरीद लेना और सिक्योरिटी सिस्टम बनाना 2 अलग बातें हैं। पेपर लीक की इकोनॉमिक्स को भी समझना जरूरी है। प्राइस कैसे तय होती है?
इलीगल मार्केट में भी प्राइस रैंडम नहीं होता। पेपर की कीमत मुख्यतः 4 चीजों से बनती है। पहली, परीक्षा की लाइफ टाइम वैल्यू। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के पेपर की कीमत और परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट के पेपर की कीमत बहुत अलग हो सकती है। मेडिकल सीट, पुलिस रिक्रूटमेंट, टीचर रिक्रूटमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की परसीव्ड इकोनॉमिक वैल्यू अलग है। कैंडिडेट ये कैलकुलेट कर सकता है कि नौकरी मिलने के बाद 25-30 वर्षों में कितना वेतन, पेंशन, स्टेटस और जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। क्रिमिनल सेलर उसी फ्यूचर वैल्यू का एक छोटा हिस्सा आज मांगता है। दूसरी, लीक की सर्टेनिटी। क्या सेलर के पास एक्चुअल फाइनल पेपर है या सिर्फ प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं? आंसर की भी है, पूरा पेपर है या कुछ सेक्शंस? जितनी अधिक सर्टेनिटी उतनी अधिक कीमत। तीसरी, डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सक्लूसिविटी। 10 बायर्स को बेचा गया पेपर ज्यादा वैल्यूएबल रह सकता है। 10,000 लोगों तक पहुंच गया पेपर एग्जाम कैंसिलेशन का खतरा बन जाता है। इसलिए क्रिमिनल नेटवर्क मास स्केल और सीक्रेसी के बीच बैलेंस रखता है। चौथी, पेमेंट का रिस्क मॉडल। कुछ डील्स में पूरा एडवांस मांगा जा सकता है, कहीं टोकन अमाउंट, कहीं पोस्ट डेटेड चेक, कहीं सिलेक्शन के बाद पेमेंट, कहीं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या कोई गारंटर। यह स्ट्रक्चर इलीगल ट्रांजैक्शन को लोन, इंश्योरेंस और कमीशन मॉडल के मिश्रण में बदल देता है। मान लीजिए एक नेटवर्क केवल 50 कैंडिडेट को 10 लाख में एक्सेस बेचता है। पोटेंशियल ग्रॉस रेवेन्यू 50 इंटू 10 लाख इज इक्वल टू 5 करोड़। और ध्यान रखिए, डिजिटल क्वेश्चन पेपर की एक कॉपी तैयार होने के बाद उसे डुप्लीकेट करने की मार्जिनल कॉस्ट लगभग नेग्लिजिबल होती है। लेकिन अनलिमिटेड डुप्लीकेशन प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि ज्यादा सर्कुलेशन डिटेक्शन और कैंसिलेशन का खतरा बढ़ाती है। इसलिए यह सॉफ्टवेयर जैसा स्केलेबल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड स्कार्सिटी प्रोडक्ट है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल। सरकार कहती है कि पेपर लीक रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं। कोर्ट का रवैया भी सख्त रहता है। फिर इतना बड़ा रिस्क होने के बावजूद नेटवर्क चलता कैसे रहता है? 2024 का पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन चीटिंग के लिए 5 से 10 वर्ष तक की इंप्रिजनमेंट और कम से कम 1 करोड़ के फाइन का प्रावधान करता है। यह कानून 21 जून 2024 से लागू हुआ। इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एग्जामिनेशंस और एनटीए द्वारा आयोजित नीट, जी तथा सीयूएट जैसे एग्जामिनेशन शामिल हैं। कागज पर पनिशमेंट बहुत कठोर है, लेकिन इसका ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन, जब पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो अपराधी केवल मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं देखता, वो पकड़े जाने और कन्विक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी भी देखता है। 2026 में प्रकाशित द इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन में 2 दशकों के 45 मेजर पेपर लीक केसेस को ट्रैक किया गया। ऐसे केसेस जिनसे प्रत्येक में कम से कम 1 लाख कैंडिडेट जुड़े थे। इस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इनमें केवल 2 केसेस में कन्विक्शन हुई थी। यही इन्फोर्समेंट गैप पेपर लीक की इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि संभावित कमाई करोड़ों में हो, लेकिन ट्रायल बरसों चले, विटनेस मुकर जाएं, एविडेंस चेन कमजोर हो और कन्विक्शन की संभावना कम दिखाई दे, तो कठोर कानून का डेटरेंस कमजोर हो जाता है। नेटवर्क के बने रहने के कुछ स्ट्रक्चरल कारण हैं। पहला, फ्रैगमेंटेड एग्जामिनेशन सिस्टम। देश में सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट कमीशंस, यूनिवर्सिटीज, बोर्ड्स, पुलिस रिक्रूटमेंट बॉडीज और आउटसोर्स वेंडर्स हजारों एग्जाम कराते हैं। हर संस्था का सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक समान नहीं है। दूसरा, टेम्पररी और आउटसोर्स्ड वर्कफोर्स। प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डेटा प्रोसेसिंग, इन्विजिलेशन और आईटी मैनेजमेंट में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स जुड़े हो सकते हैं। जितनी लंबी चेन उतने ज्यादा एक्सेस पॉइंट। तीसरा, इनसाइडर अकाउंटेबिलिटी की कमी। कैंडिडेट पकड़ा जाता है तो तुरंत दीवार हो सकता है, लेकिन सीनियर ऑफिशियल्स, वेंडर्स और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होने में वर्षों लग सकते हैं। चौथा, केस कैंसिलेशन को सॉल्यूशन मान लेना।
एग्जाम कैंसिल करके नई डेट घोषित कर दी जाती है, लेकिन कैंडिडेट का किराया, यात्रा खर्च, कोचिंग कॉस्ट, लॉस्ट वेजेज और मानसिक दबाव कोई वापस नहीं देता। पांचवा, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन देर से शुरू होना। जब तक असेट्स, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज और प्रोसेड्स ऑफ क्राइम ट्रेस नहीं होते, नेटवर्क की आर्थिक क्षमता समाप्त नहीं होती। सॉल्यूशन क्या है? पेपर लीक का समाधान केवल ज्यादा पुलिस और ज्यादा सीसीटीवी नहीं हो सकता है। हमें एग्जामिनेशन गवर्नेंस का नया आर्किटेक्चर चाहिए। पहला जरूरी कदम, जीरो ट्रस्ट चेन ऑफ कस्टडी। क्वेश्चन पेपर तक एक्सेस रखने वाले किसी भी व्यक्ति को केवल डेजिग्नेशन के आधार पर ट्रस्टेड ना माना जाए। हर एक्सेस लॉक्ड हो, ड्यूअल ऑथराइजेशन हो। एक व्यक्ति अकेले पेपर रिट्रीव, प्रिंट या ट्रांसपोर्ट ना कर सके। दूसरा, लेट स्टेज एनक्रिप्टेड डिलीवरी। जहां संभव हो, मल्टीपल एनक्रिप्टेड क्वेश्चन सेट्स एग्जामिनेशन सेंटर्स तक भेजे जाएं और फाइनल सेट परीक्षा शुरू होने से बहुत कम समय पहले रैंडमली सेलेक्ट हो। डिक्रिप्शन की स्प्लिट कंट्रोल में हो, ताकि किसी एक ऑफिशियल के पास पूरी की ना हो। यह कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं होगा, लेकिन लीक का यूजफुल टाइम विंडो घटा सकता है। तीसरा, इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ऑडिट। एग्जाम कराने वाली संस्था स्वयं अपनी सुरक्षा की ऑडिटर ना हो। प्रिंटिंग वेंडर, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, सीसीटीवी और स्टाफ एक्सेस का एक्सटर्नल ऑडिट हो। ऑडिट रिपोर्ट का नॉन सेंसिटिव समरी पब्लिक किया जाए। चौथा, वेंडर और ऑफिसर लायबिलिटी। सिक्योरिटी ब्रीच होने पर केवल जूनियर एम्प्लॉइज को सस्पेंड करना काफी नहीं है। वेंडर कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंशियल लायबिलिटी, परमानेंट डिबारमेंट और बेनिफिशियल ओनरशिप डिस्क्लोजर होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स की कमांड अकाउंटेबिलिटी तय हो। पांचवा, रियल टाइम एनोमली डिटेक्शन। किसी पर्टिकुलर सेंटर के मार्क्स अनयूजुअली हाई हों, एक ही कोचिंग क्लस्टर से एबनॉर्मल रैंक्स आए, कैंडिडेट्स के आंसर पैटर्न्स स्टैटिस्टिकली आइडेंटिकल हों, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर अनयूजुअल यूनिफॉर्मिटी हो। ऐसे सिग्नल्स रिजल्ट घोषित होने के बाद नहीं, इवैल्यूएशन के दौरान इन्वेस्टिगेट किए जाएं। एनालिटिक्स गिल्ट साबित नहीं करेगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का ट्रिगर दे सकता है। छठा, फाइनेंशियल क्राइम की तरह इन्वेस्टिगेशन पेपर लीक को केवल चीटिंग केस ना माना जाए। मनी ट्रेल, प्रॉपर्टीज, शेल एंटिटीज, कोचिंग पेमेंट्स और मिडिलमैन कमीशंस की जांच साथ साथ हो। इलीगल प्रॉफिट कन्फिस्केट किए बिना क्रिमिनल इंसेंटिव समाप्त नहीं होगा। सातवां, टाइम बाउंड स्पेशल कोर्ट्स। यदि कन्विक्शन 10 वर्ष बाद होगी, तो डेटरेंस आज पैदा नहीं होगा। लार्ज स्केल एग्जामिनेशन फ्रॉड के लिए टाइम बाउंड ट्रायल और पब्लिकली ट्रैकेबल केस स्टेटस होना चाहिए। कितने अक्यूज्ड गिरफ्तार हुए, कितनों के खिलाफ चार्जशीट हुई, कितने ऑफिशियल्स सैंक्शन के इंतजार में हैं, कितनी असेट्स अटैच हुई, यह डेटा एनुअल पब्लिक डैशबोर्ड पर आना चाहिए। आठवां, कैंडिडेट कंपेंसेशन। प्रोटोकॉल एग्जाम कैंसिलेशन का पूरा आर्थिक बोझ कैंडिडेट पर नहीं डाला जा सकता। यदि एजेंसी फेलियर के कारण एग्जामिनेशन दोबारा होती है, तो कम से कम एप्लीकेशन फी रिफंड, फ्री री एग्जामिनेशन, ट्रेवल सपोर्ट और एज रिलैक्सेशन का ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। नौवां, विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन। प्रिंटिंग प्रेस, एग्जामिनेशन सेंटर या कोचिंग नेटवर्क के अंदर मौजूद ऑनेस्ट एम्प्लॉय को सुरक्षित रिपोर्टिंग चैनल और मीनिंगफुल रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनसाइडर क्राइम को कई बार इनसाइडर इंफॉर्मेशन ही रोक सकती है। क्या ऐसा होगा आज के निजाम में? इसका जवाब तो हम सब जानते हैं, इसलिए इस सवाल को फिलहाल छोड़ ही देते हैं। लेकिन इस सवाल को कैसे छोड़ दें कि आज देश में एग्जाम पेपर नहीं, अवसर बिक रहा है, और बिक रहा है देश के युवाओं का भविष्य। अब वापस उसी सुबह 4:15 पर लौटिए। एक तरफ बस में बैठे 40 कैंडिडेट्स, दूसरी तरफ अपने कमरे में मॉक टेस्ट करता एक गरीब विद्यार्थी अमन।
पेपर लीक में चोरी केवल प्रश्नों की नहीं होती, चोरी उस समय की होती है जो ऑनेस्ट कैंडिडेट ने कई वर्षों में लगाया। चोरी उसके माता पिता की सेविंग्स की होती है। चोरी उस उम्र की होती है जो वापस नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चोरी पब्लिक ट्रस्ट की होती है, क्योंकि सरकारी नौकरी या प्रोफेशनल कॉलेज सीट किसी सरकार की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक पब्लिक अपॉर्चुनिटी है। और जब किसी पब्लिक अपॉर्चुनिटी को सीक्रेटली हाईएस्ट पेइंग बायर तक पहुंचाया जाता है तो यह केवल चीटिंग नहीं रहती, यह अपॉर्चुनिटी का प्राइवेटाइजेशन बन जाती है। इंडिया में पेपर लीक मार्केट का एग्जैक्ट एनुअल टर्नओवर हमें नहीं मालूम, लेकिन डॉक्यूमेंटेड केसेज ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि एक एग्जामिनेशन नेटवर्क भी करोड़ों रुपए की संभावित क्रिमिनल इकोनॉमी बना सकता है। असली प्रश्न यह नहीं है कि पेपर कितने रुपए में बिका। असली प्रश्न यह है उस पेपर के बिकने से कितने लोगों का भविष्य बिना किसी रिसिप्ट के खरीद लिया गया। और जब अगली बार कोई एग्जामिनेशन कैंसिल हो तो हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए पेपर किसने लीक किया, हमें यह भी पूछना चाहिए किसके पास एक्सेस था, किसने पैसा कमाया, किसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई, किस ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी तय हुई, और सबसे महत्वपूर्ण कितने लोगों को वास्तव में सजा हुई। क्योंकि जब तक इलीगल सिलेक्शन का प्रॉफिट कन्विक्शन के रिस्क से ज्यादा रहेगा तब तक नया कानून बनने के बाद भी पुराना बाजार चलता रहेगा। पेपर लीक कोई आइसोलेटेड स्कैंडल नहीं है, यह उस व्यवस्था का स्ट्रेस टेस्ट है जिसके भरोसे करोड़ों भारतीय मानते हैं कि मेहनत से उनकी जिंदगी बदल सकती है। और जिस दिन मेहनत से ज्यादा कीमत लीक्ड पीडीएफ की हो जाएगी उस दिन केवल एग्जामिनेशन सिस्टम फेल नहीं होगा, उस दिन सोशल मोबिलिटी का प्रॉमिस फेल होगा। और जब यह प्रॉमिस फेल होगा तो युवा आक्रोश सड़क से संसद तक अपने फ्रस्ट्रेशन को लेकर आएगा ही, चाहे पुलिस लाठी चलाए या गोली। यह पेपर लीक का इकोनॉमिक्स एक क्रिमिनल मार्केट ही नहीं, लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है जिसका निशान आज सरकार के चेहरे पर साफ दिख रहा है। शुक्रिया।